हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। सॉल्ट्स होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और हम ये भी साथ में जानेंगे कि क्या होता है, हम कुछ सॉल्ट्स को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। और हम उसके उसके साथ साथ हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी सीखेंगे। साथ साथ में हम क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, उसके बारे में जानेंगे। जिप्सम के बारे में जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। तो इस लेक्चर में आप लोग बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट होता क्या है, तो इसके बारे में हम पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जो सॉल्ट होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है, जो कि कंटेन करता है एक कैटायन को, जो कि डिराइव्ड होता है बेस से, और एक एनायन को, जो कि आता है हमारा एसिड से। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये क्या है NaOH। ये NaOH क्या है, एक बेस है, और इसका रिएक्शन हमने एसिड से कराया। और तुम्हें पता है एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। तो ये जो हमारा सॉल्ट बना NaCl, और ये हमारा क्या बना वाटर। अब इसमें ध्यान से देखो, NaCl में जो Na आया है, Na आया है, वो कहां से आया है, बेस से आया है। इसीलिए लिखा है जो कैटायन आया है वो बेस से आया है। NaCl बेसिकली बना किससे है, NaCl बना है Na प्लस से, और किससे बना है, Cl माइनस से। तो ये Na प्लस कहां से आया है, ये Na प्लस आया है बेस से। और ये Cl माइनस कहां से आया है, ये आया है एसिड से। मतलब जो हमारा कैटायन है वो कहां से आया है, बेस से, और जो हमारा एनायन है वो कहां से आया है, एसिड से। समझ में आया। तो ये हमारी सॉल्ट की डिफिनीशन है। फिर हमारे क्या होता है, बुक में ये लिखा गया है कि कुछ सॉल्ट्स के आप केमिकल फॉर्मूले लिखिए। जैसे पोटेशियम सल्फेट, उसका फॉर्मूला K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब तुम कहोगे सर क्या ये सब याद करने पड़ेंगे। अरे भैया, तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें अगर ट्रिक लिखनी आती हो, मतलब कैसे लिखते हैं किसी कंपाउंड का नेम, अगर वो तुम्हें लिखना आता हो तो तुम्हें कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा। उसमें मैंने सब डिस्कस किया है कि कैसे लिखा जाता है फॉर्मूला। जैसे ये ले लो सोडियम नाइट्रेट, एक तुम्हें एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं। जैसे मैंने लिया सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम का एक जगह मैंने सिंबल लिख दिया और एक जगह चार्ज। समझ में आया। तो यहां मैंने लिख दिया सोडियम का सिंबल Na और इसका चार्ज +1, नाइट्रेट का सिंबल NO3 और इसका चार्ज -1। तो और मैंने डायरेक्ट एक ट्रिक बनाया था, अगर चार्ज इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड में तो डायरेक्ट इसकी नेमिंग कर दो। तो क्या हो जाएगा, NaNO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। वही तो हमने लिखा है सोडियम नाइट्रेट का। ऐसे ही ये सारे क्या होते हैं फॉर्मूले, आपको रटने नहीं है, क्योंकि कितने रटोगे, बहुत फॉर्मूले हैं। समझे। ये मैग्नीशियम सल्फेट लिखा है, मैं तुमसे पूछ लूं मैग्नीशियम क्लोराइड, तो फंस जाओगे, कितने रटोगे। इसके लिए मैंने तुम्हें जो सिखाया है लेक्चर 1 में, जाके उसको पढ़ लो। समझ में आया। तो फिर हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ सॉल्ट का कुछ पॉइंट्स है। देखो, कह रहा है कि देखो सॉल्ट जो होता है वो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा न्यूट्रल ही हो। जो सॉल्ट होता है वो भी एसिडिक हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो हम ये जानेंगे कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक होता है, कौन सा सॉल्ट बेसिक होता है, कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल होता है। देखो, ऐसे सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बनते हैं, वो हमारे जो सॉल्ट होते हैं न्यूट्रल होते हैं। जैसे कि NaCl और Na2SO4। और इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7। तुम्हें पता है जो पीएच अगर 7 है तो मतलब वो जो हमारा सॉल्ट है वो न्यूट्रल है। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, जो हमारा HCl है वो तुम्हें पता है एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो तुम्हारा NaOH है, तुम्हें ये भी पता है NaOH सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। मतलब ये जो NaCl सॉल्ट है, ये किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से। किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से। और किससे बना है, स्ट्रॉन्ग बेस से।
अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है तो उस सॉल्ट का पीएच 7 होता है और उस सॉल्ट का बिहेवियर न्यूट्रल होता है। इसीलिए एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, NaCl लिया है। समझ में आया? फिर ऐसे ही मैं तुम्हें एक और एग्जांपल बता देता हूं। Na2SO4 कहां से आया? देखो ये भी जैसे तुम H2SO4 का रिएक्शन किससे कराओ, NaOH से कराओ। तुम्हें ये पता है H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और तुम्हें ये भी पता है NaOH कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो हमें मिलेगा Na2SO4 प्लस H2O। तो ये जो सॉल्ट मिल रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिल रहा है, इसीलिए ये सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल है। समझ में आया? इसीलिए ये सॉल्ट क्या है तुम्हारा, न्यूट्रल है। समझ में आया? और इसीलिए मैंने लिखा है सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। फिर उसके बाद हमारी सेकेंड कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है कि अगर सॉल्ट जो हो रहा है वो बन रहा है एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ लेकिन एक वीक बेस के साथ, तो जो उस सॉल्ट का जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा है। इसीलिए जो सॉल्ट तुम्हारा बनेगा वो भी तुम्हारा एसिडिक होगा और उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी चीज एसिडिक तब होती है जब उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। फॉर एग्जाम्पल NH4Cl, जैसे अमोनियम क्लोराइड, जैसे मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूं। जो NH4Cl होता है वो किससे बनता है, HCl। HCl का रिएक्शन हमने NH3 के साथ करा दिया। अब तुम्हें पता है HCl क्या है, एक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और NH3 क्या है, NH3 अमोनिया, ये क्या है, एक वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो तुम्हारा सॉल्ट बनेगा NH4Cl, इसका बिहेवियर क्या होगा, एसिडिक होगा। कौन सा बिहेवियर होगा, एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड स्ट्रांग है। समझ में आया? इसीलिए जो तुम्हें पता ही है कि जो स्ट्रांग होगा उसी का बिहेवियर आएगा, इसीलिए इसमें एसिड स्ट्रांग है, इसीलिए ये एसिडिक हुआ। और पहले वाले में एसिड भी स्ट्रांग था, बेस भी स्ट्रांग था, इसीलिए दोनों का बिहेवियर नहीं आया, वो न्यूट्रल हो गया। समझ में आया? इसके बाद हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं। ये थर्ड वाली जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है और वीक एसिड ले लिया है। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH। NaOH क्या है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसका रिएक्शन हमने करा दिया वीक एसिड। वीक एसिड जैसे CH3COOH, ये तुम्हारा क्या है, वीक एसिड है। इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। समझ में आया? ये तुम्हारा वीक एसिड है। ये क्या है, हमारा वीक है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें पता है जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि इसमें जो हमारा बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा जो इसमें सॉल्ट फॉर्म होता है वो होता है CH3COO माइनस Na प्लस। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना कि कैसे ये बना, लेकिन अभी के लिए इतना जान लो, इसका एग्जाम्पल है। और इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। समझ में आया? ये सॉल्ट इस सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। समझ में आया? तो ये जो पॉइंट थे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, नमक। अरे जो घर में खाते हो नमक, टाटा वाला नमक, जो आयोडीन युक्त नमक आता नहीं, प्रचार टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है कि टाटा युक्त नमक खाइए, नहीं तो उससे क्या होता है, एक बीमारी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, गोइटर हो जाता है, गले में होता है वो। तो कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं। अब देखो कॉमन सॉल्ट जो हमारे घर में होता है उसका बहुत यूज है। मतलब तुम अभी पढ़ोगे आज तो तुम देखोगे हर जगह उसका यूज आ जा रहा है।
तो उसका यूज किस में होता है? पहली बात तो अगर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो कॉमन सॉल्ट का यूज होता है। बेकिंग सोडा बनाना है तो कॉमन सॉल्ट का यूज होता है। वॉशिंग सोडा बनाना है तो कॉमन सॉल्ट का यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो कॉमन सॉल्ट का बहुत ज्यादा यूज है। खाना बनाते हो उसमें भी कॉमन सॉल्ट का यूज करते हो। समझ में आया? सोचो नमक की कितनी वैल्यू है, इतनी ज्यादा नमक की वैल्यू है, इसीलिए लोग कहते हैं साहब मैंने आपका नमक खाया है। समझ में आया? इसीलिए इसीलिए कहते हैं नमक की इतनी वैल्यू इसीलिए है। तो देखो यहां तक कि जो हमारी भारत को आजादी मिली थी उसमें भी नमक का बहुत बहुत ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस था। क्या तुम गांधी डांडी मार्च के बारे में जानते हो? जो हमारे बापू हैं गांधी, उनका जो डांडी मार्च था उनके बारे में तुम जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो जाके हिस्ट्री में पढ़ो, तो तुम्हें पता चलेगा कि जो हमारा सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसका हमारे फ्रीडम, हमारे देश के फ्रीडम में भी रोल है। समझ में आया? इसीलिए लोग कहते हैं कि साहब मैंने आपका नमक खाया है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, अब हम प्रिपरेशन देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब किसका? NaOH। और इसको हम और क्या किस नाम से बुलाते हैं? इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। ये आपके बुक में शायद दिया नहीं है लेकिन अभी जान लो इसको और नाम से क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। फिर हम आते हैं, जानते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? डेविन ब्राउन? नहीं, वो नहीं, वो तो ब्रेवो को जानते हो, क्रिकेट में जो खेलता है, उस वाले ब्रेवो की नहीं बात हो रही, ये ब्राइन है। कौन सा है? ब्राइन सोल्यूशन। जो ब्राइन सोल्यूशन होता है उसका मतलब द एक्वस सोल्यूशन ऑफ साल्ट इज नोन एज ब्राइन सोल्यूशन। मतलब जो तुम्हारा सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट NaCl, उसी को तुम पानी में घोल दो, वही तुम्हारा कौन सा सोल्यूशन हो गया? ब्राइन सोल्यूशन हो गया। कौन सा सोल्यूशन हो गया? ब्राइन, उसी को कहते हैं। अरे भैया तो ऐसा कहो ना, इतना तगड़ा नाम कहाँ रख दियो ब्राइन और ये सब। तो समझ लो कि ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, मतलब जो तुम्हारा कॉमन सॉल्ट है NaCl, उसमें तुमने वाटर को मिला दिया, वही तुम्हारा जो सॉल्यूशन बना उसको तुम क्या कहोगे? ब्राइन सॉल्यूशन कहोगे। फिर देखो इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं। देखो इस ब्राइन सॉल्यूशन को हम किससे पास करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करेगी? ये फिगर, ये क्या होता है, तुम देखो फिगर देखो, ये हुआ ब्राइन सॉल्यूशन। यहां से हमने ब्राइन सॉल्यूशन को इन किया, यहां से डाला, अब ये ब्राइन सॉल्यूशन इसके अंदर भर गया। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास की। क्या की? ये देखो ये बैटरी है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने एनोड, उसको क्या कहा जाता है? एनोड। और जो निगेटिव टर्मिनल है उसको क्या कहा? कैथोड। क्योंकि ये देखो ये जो होता, इसको जानते हो क्या कहते हैं? जो ब्लैक ब्लैक कलर का है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। अभी इतना जान लो, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तुम क्लास 10th में हो, अभी 11th में 12th में इससे और हायर लेवल पे जाओगे तुम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक पूरा चैप्टर ही अभी पढ़ोगे। समझ में आया? तो फिर अभी जान लो कि ये इलेक्ट्रोड होता है। अब क्या होगा जब इसमें तुम करंट पास करोगे? अब देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज है। हाँ, इसके अंदर किसका किसका सॉल्यूशन है? इसके अंदर पहली बात तो NaCl है और वाटर है। ये जो ब्राइन सॉल्यूशन बना है वो किससे किससे बना है? NaCl से और वाटर से। मतलब जब इसमें तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा? ये लोग आयनाइज हो जाएंगे। तो NaCl किस में आयनाइज होगा? Na प्लस में और Cl माइनस में। और वाटर किस में आयनाइज हो जाएगा? H प्लस में और OH माइनस में। अब देखो ये दोनों निगेटिव आयन है तो ये इस तरफ भागेंगे, एनोड की तरफ। क्यों भागेंगे? क्योंकि एनोड जो हमारा है वो पॉजिटिव है। क्योंकि तुम्हें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो प्लस वाला है इलेक्ट्रोड, ये माइनस वाले आयंस को अपनी तरफ खींचेगा, और ये जो माइनस वाला इलेक्ट्रोड है जिसको हमने कैथोड कहा है, वो हमारे प्लस वाले आयन को खींचेगा, मतलब Na प्लस और H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। फिर क्या होगा? फिर यहां H प्लस
H2 बन के ऊपर निकल जाएगा और यहां Cl माइनस Cl2 बन के ऊपर से निकल जाएगा। तुम कहोगे ऐसे कैसे बन गया, तो मैं तुम्हें बता दूं यहां होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लेकिन तुम कहोगे सर हमें तो कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हमने तो पढ़ा था गेन ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसी के टर्म्स में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था। तो अभी बहुत जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि H प्लस यहां से H2 बन के चला गया, Cl माइनस यहां से Cl2 बन के चला गया। क्योंकि अभी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, वो तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है, वो आगे तुम क्लास 11th में पढ़ोगे। समझ में आया? तो बस इतना जानो, H प्लस H2 बन के निकल गया, Cl माइनस Cl2 बन के निकल गया। ठीक है? और ये जो Na प्लस और OH माइनस है, ये दोनों मिलके क्या बन गए? NaOH बन गए। मतलब जो हमको चाहिए था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां देखो लिखा है ब्राइन कंटेनिंग NaOH। अब ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें हमारा NaOH भी होगा। समझ में आया? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस पूरी प्रोसेस को, जो ये इलेक्ट्रोलिसिस हुआ ब्राइन सॉल्यूशन का, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस मतलब हमने ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, इसीलिए उसको क्या कहा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। और ये जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रिएक्शन तुम ध्यान से देखो, NaCl का रिएक्शन मतलब नमक जो हमने शुरू में डाला था उसको हमने वाटर में मिलाया, और जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, यहां तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करने पे ये बनाता है NaOH, Cl2 और H2। मतलब Cl2 मतलब ये हमें क्लोरीन देता है, क्लोरीन गैस देता है, और साथ में NaOH भी देता है। NaOH क्या है? एक बेस। और ये एक ऐसा बेस है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। और हमें पता है, अभी पहले, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली। तो मतलब इस रिएक्शन में हमें क्या क्या मिल रहा है? एल्कली मिल रहा है और क्लोरीन मिल रहा है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसमें क्लोर मतलब क्लोरीन मिला और अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। समझ में आया? अब यहां ध्यान से देख लो, ये जो Cl2 निकला, फिर उसके इधर ब्रैकेट में लिखा है वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, पीवीसी, डिसइंफेक्टेंट, CFC, पेस्टिसाइड। ये जानते हो क्या लिखा है? ये इनके यूजेस लिखे हैं कि मतलब जो तुम्हारा Cl2 का गैस है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, H2 गैस कहाँ कहाँ यूज होता है, तुम्हारा NaOH कहाँ कहाँ यूज होता है। समझ में आया? तो ये इसके क्या लिखे हैं? यूजेस लिखे हैं। तो कभी कभार ये पेपर में पूछ लेता है, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। समझ में आया? बस हमने इसमें क्या किया? नमक और पानी के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा दी, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया ब्राइन सॉल्यूशन का, और उससे हमको NaOH मिल गया। समझ में आया पूरा प्रोसेस? और ये उसकी रिएक्शन है, इसको जरूर याद कर लेना। फिर हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन। ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना है? देखो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो पानी को शुद्ध करने के लिए यूज होता है। पहले के अब तो घर में सब जगह आरओ आ गया, और क्या होता है, तुम आरओ का पानी पीते होगे। आरओ मतलब जानते हो तुम? आरओ मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको भी तुम पढ़ोगे, अभी रुको, आगे के थोड़ा बढ़ो, 11th 12th में चलो, तो इस प्रोसेस को भी तुम पढ़ोगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस में होता क्या है। तो अभी के लिए तो ब्लीचिंग पाउडर ही पढ़ लो। ब्लीचिंग पाउडर पहले के जमाने में जो कुआं नहीं होता था, जो बावड़ी वगैरह होती थी जिसमें पानी भरा रहता था, अरे बावड़ी, रावड़ी नहीं, बावड़ी, उसमें पानी भरा जाता था। तो उसको शुद्ध करने के लिए पहले के लोग ब्लीचिंग पाउडर यूज करते थे। अभी भी यूज किया जाता है लेकिन अब बहुत कम, मतलब बहुत कम जगह यूज किया जाता है, क्योंकि अब तो रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत बहुत तरह के अब आ गए हैं हमारे टेक्निक, तो हम इसीलिए इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है ये हमारे सिलेबस में है, तो हम पहले तो इसका प्रिपरेशन देखेंगे, ये बनता कैसे है। ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है?
ये जो हमारा ड्राई स्लेक्ड लाइम को तुम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो, स्लेक्ड लाइम को तुम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो। अच्छा तुम्हें पता है स्लेक्ड लाइम कहां से आया? अरे वही हमने चैप्टर 1 में शायद पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या CaO को वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? स्लेक्ड लाइम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्लेक्ड लाइम बन जाएगा। समझ में आया? तो इसी स्लेक्ड लाइम यहां से इस प्रोसेस से हमें स्लेक्ड लाइम मिल गया। ये तो मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूं जानकारी के लिए। तो जब हम स्लेक्ड लाइम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और इसी को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा तुम कहोगे ये Cl2 कहां से आया? अरे भैया ये देख रहे हो पहले स्टेप में यहां Cl2 निकल रहा है तो Cl2 यहीं से उठा लिया जाएगा। समझ में आया? Cl2 की देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन में Cl2 निकला है। सोचो एक ऐसा प्रोडक्ट निकला है जो हमारे दूसरे काम में भी यूज हो सकता है। इसमें तीन तीन फायदा है। NaOH का भी यूज कर सकते हैं, Cl2 का भी यूज कर सकते हैं, H2 का भी यूज कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट इसमें बेकार नहीं होगा हमारा। तो हमने स्लेक्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन Cl2 के साथ करा दिया, हमारा बना कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल भी बना। समझ में आया? अब तुम कहोगे कैसे बना, कैसे प्रोसेस हुआ, क्या मैकेनिज्म, इन सब को मत जानो, बस तुम इस रिएक्शन को जानो अच्छे से इसको। अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब तुम्हें रटनी पड़ेगी, तुम्हें ये कुछ रिएक्शंस तुम्हें रटनी पड़ेंगी। समझ में आया? तो इसको तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा, खुद से याद करना पड़ेगा। अब इसके कुछ यूज, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कॉटन और लाइनेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, पल्प इंडस्ट्री में यूज होता है, और समझ में आया, लॉन्ड्री में यूज होता है तुम्हारे कपड़े धोने के लिए। और ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। और और जो मैंने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया, ड्रिंकिंग वाटर को जम्स से फ्री करने के लिए होता है, पानी को साफ करने के लिए यूज होता है। समझ में आया ब्लीचिंग पाउडर का? फिर उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर है, ध्यान से रखना, ब्लीचिंग इसको पढ़ते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा मैं तुम्हें एक पते की बात बता रहा हूं, ये जो तुम पढ़ रहे हो ना ब्लीचिंग पाउडर, असल में ये इसका मेन कंपोजिशन नहीं है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। अभी तुम लोग छोटे हो इसीलिए ये थोड़ा तुम्हें इजी करके बताया गया है, लेकिन असल में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है। समझ में आया? लेकिन अभी के लिए तुम्हारे एनसीईआरटी में यही दिया है तो इसको अच्छे से तुम पढ़ लो। समझ में आया? उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को ही हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? तुम पहले सोडियम क्लोराइड लो, नमक लो। मैंने कहा नहीं था नमक का कितना उपयोग है? बहुत ज्यादा उपयोग है नमक का। टाटा नमक का इतना उपयोग है। अरे गुस्सा मत जाओ, तुम दूसरे कंपनी का खाते हो तो उससे कोई मतलब नहीं, हम तो टाटा का खाते हैं इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड को तुम अगर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया के साथ सब मिला के रिएक्ट कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। और ये क्या होता है? एक बेसिक सॉल्ट होता है। ध्यान दिए रहना, ये एक बेसिक सॉल्ट होता है। मैंने तुम्हें बताया था सॉल्ट जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल ही हो। सॉल्ट तुम्हारा एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। और उसकी क्या कंडीशन होती है वो भी हमने अभी पढ़ी है। समझ में आया? अभी फर्स्ट पेज पे और सेकंड पेज पे वही हमने पढ़ा है कि कब क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट बनता है, कब बेसिक सॉल्ट बनता है, कब न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। तो ये तुम्हारा क्या है? बेकिंग सोडा एक बेसिक सॉल्ट है। समझ में आया? अब इसी बेकिंग सोडा को जब तुम हीट कर दोगे, ये तो इसका प्रिपरेशन रिएक्शन हो गया। अगर तुमसे कोई पूछा कि हाउ डू वी प्रिपेयर
बेकिंग सोडा। तो ये 2 लाइन लिख देना और उसके नीचे ये रिएक्शन लिख देना, बस तुम्हें पूरा नंबर मिल जाएगा। अब पूछेगा व्हाट हैपेंस व्हेन वी हीट बेकिंग सोडा, मतलब क्या होगा जब हम इस NaHCO3 को हीट कर देंगे। तो क्या होगा, जब बेकिंग सोडा को हीट कर देंगे तो क्या निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा और क्या बनेगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। समझ में आया। तो बेकिंग सोडा को हीट करने पे ये 3 चीज बनेंगे। अब मैं तुम्हें एक चीज यहां ध्यान से बता रहा हूं, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुम ध्यान दिए रहना सोडियम कार्बोनेट, ध्यान दिए रहो कि NaHCO3 को हीट किए तो सोडियम कार्बोनेट बना था, क्योंकि अभी आगे के स्टेप में ये रिएक्शन अभी हमें फिर मिलेगी। तो फिर उसके बाद अब हम देख लेते हैं बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है। समझ में आया, बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को बनाने में बेकिंग सोडा का यूज होता है। और बेकिंग पाउडर होता क्या है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ये बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग पाउडर है। समझ में आया। तो डिफरेंस क्या है, बेकिंग सोडा तुम्हारा होता है NaHCO3 होता है भैया, और बेकिंग पाउडर क्या होता है, जो तुम्हारा बेकिंग पाउडर होता है वो मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का और एक माइल्ड एडिबल एसिड, मतलब कोई ऐसा एसिड जिसको हम खाते हो, वैसा माइल्ड एडिबल एसिड का मिक्सचर होता है तुम्हारा बेकिंग पाउडर। तो इसका मैंने एक रिएक्शन लिख दिया है, जैसे ये बेकिंग सोडा है उसका रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ हुआ, तो हमारा CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड CH3COO माइनस Na, ये सॉल्ट ही है। और किसका सॉल्ट है, सोडियम का। Na यहाँ है ना, इसीलिए लिखा है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, क्योंकि ये जो CH3COO है ये कहां से आया है, एसिड से डिराइव हुआ है। समझ में आया। तो ये हमारा एक रिएक्शन दिया हुआ है, और आपकी बुक में क्या दिया है, वो H प्लस के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करा दिया है, और यहां डायरेक्ट लिख दिया है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, एसिड के साथ रिएक्ट करा के पूरा आपको एक रिएक्शन बता दिए, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो फिर उसके बाद अच्छा, अभी हमको पता चला है कि इस रिएक्शन, जो हमारा रिएक्शन होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुआ है। अब तुम ध्यान दो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इसका हम उपयोग कर लेते हैं, इसका हम यूज कर लेते हैं। हम लोग बहुत चालाक हैं, कोई भी चीज छोड़ते नहीं, वेस्ट का भी यूज कर लेते हैं। तो समझ में आया। तो जो ये CO2 निकलता है वो ब्रेड और केक में यूज होता है। कैसे यूज होता है, ये ब्रेड और केक को क्या बनाता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाता है। समझ में आया, क्या बनाता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ये हमारा क्या बनाता है, ब्रेड केक, जो तुम्हारा केक नहीं आता एकदम स्पॉन्जी स्पॉन्जी अपने बर्थडे पे काटते हो, वो क्या होता है, इसी के कारण होता है, इसी रिएक्शन के कारण। समझ में आया। धन्यवाद दो बेकिंग सोडा का कि बेकिंग सोडा तुमने CO2 क्रिएट किया, उसके कारण जो हमारा केक है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन गया और उसको हम अपने बर्थडे पे खा लेते हैं। समझ में आया। फिर सेकंड पॉइंट, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अरे यही तो बेकिंग सोडा है, बहुत कंफ्यूज ना हो, उसी की बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा की। जो हमारा बेकिंग सोडा है वो एंटासिड में यूज होता है। अभी मैंने तुम्हें बताया, क्या अभी तुम्हें बताया कि बेकिंग सोडा क्या है, बेसिक सॉल्ट है। बेसिक जब सॉल्ट है तो अगर हमें एसिडिटी हुई है, तो अगर हम इसको खा लेंगे तो हमें आराम नहीं मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। समझ में आया। इसीलिए इसको हम एंटासिड, एंटासिड के बारे में हमने डिस्कस किया था। एंटासिड मतलब रिलीव इन डाइजेशन, ऐसी दवाई जो हमें इनडाइजेशन में रिलीव करती हो, इनडाइजेशन में। समझ में आया। और बीइंग एल्कलाइन मतलब ये बेसिक है, एल्कलाइन मतलब बेसिक, इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ दे देता है, वही मैं कह रहा था। अच्छा, मैंने एक बात तुम्हें और बताई थी कि जो हमारा CO2 निकलता है वो आग को भी बुझा देता है, आग को एक्सटिंग्विश कर देता है। वही बात फिर आ गई कि इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब ये आग को बुझाने में भी ये रिएक्शन काम आ जाती है। क्यों काम आ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि भैया CO2 रिलीज हो रहा है। यहां भी देख रहे हो ना, यहां देख रहे हो ना, जब इसको हीट किए तो यहाँ CO2 रिलीज हो जा रही है। तो इसीलिए इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। फिर इसके बाद वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन,
वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा एक पहली बात तो बेसिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट। फिर अब तुम कहोगे वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर कैसे करेंगे? अरे कुछ नहीं, वही Na2CO3 पढ़े थे ना, सोडियम कार्बोनेट, उसी की बात कर रहे हैं। बस उसमें एक थोड़ा स्टेप बढ़ जाता है, बस वही फिर वॉशिंग सोडा बन जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा को हीट किए तो सोडियम कार्बोनेट निकला, वाटर निकला और कार्बन डाइऑक्साइड बना हमारा। तो ये जो इसी सोडियम कार्बोनेट को यहां से पकड़ के ले आए और इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा दिए, और कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ? 10 के साथ। तो हमारा क्या बन गया? Na2CO3 डॉट, ये क्या है? डॉट 10H2O। अब तुम कहोगे अरे ये क्या, ऐसी कभी तो रिएक्शन ही नहीं देखे हम जिंदगी भर में, ये डॉट कहां से आ गया? ये डॉट 10H2O, ये ऐसा तो कभी होता ही नहीं, हमेशा हम प्लस में देखें और कहीं डॉट वोट नहीं देखें। अब मैं यहां तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो ये डॉट 10H2O लगा है ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तुम कहोगे अरे क्रिस्टलाइजेशन ये क्या, ये कहां से आया? क्रिस्टलाइजेशन कहां से आया? तो अभी रुको, थोड़ा सबर रखो, अभी आगे, थोड़ा आगे चलो, इसी लेक्चर में, बहुत ज्यादा आगे नहीं, 11 12th में नहीं, इसी लेक्चर में अभी तुम्हें मिलेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। तो अभी के लिए बस तुम इतना जान लो कि Na2CO3 का रिएक्शन 10H2O के साथ हुआ, Na2CO3.10H2O बना, और इसी को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। और जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मतलब 10 और H2O मतलब हाइड्रेट, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। कभी कभार तुमसे पूछ लेता है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, तो तुम ये लिख के आओगे, और केमिकल फॉर्मूला पूछेगा तो ये लिख के आना, ठीक है? ध्यान दिए रहो, ये तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ना कि वॉशिंग सोडा। जब सोडियम कार्बोनेट में 10H2O ऐड हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं। अब वॉशिंग सोडा का हमारा यूज क्या है? वॉशिंग सोडा का यूज हमारा ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में होता है। कैसे होता है? अभी रुक जाओ, ये तुम पढ़ोगे आगे कि ग्लास बनता कैसे, इसका प्रोसेस क्या होता है, बोरैक्स क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ोगे। तो अभी इस क्लास में नहीं पढ़ोगे, थोड़ा आगे जाके पढ़ोगे। क्लास 11 12 में आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, वहां अच्छे से इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है। अभी तो आपको केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। फिर फिर सोडियम कार्बोनेट का कहाँ यूज होता है? क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है डोमेस्टिक पर्पज में। फिर इसका रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको भी वाटर हार्डनेस के लिए यूज किया जाता है, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, इसको हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। और जो हमने प्रीवियस देखा था उसको किस लिए यूज किया जाता है? अभी मैंने देखा, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था क्या? ब्लीचिंग पाउडर, उसको किसके लिए यूज किया जाता है? जम्स को साफ करने के लिए, मतलब पानी शुद्ध हो जाए, पीने लायक हो जाए। समझ में आया? तो ये हमारा वॉशिंग सोडा हो गया। फिर अब आ गया वही क्रिस्टलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ये है कि अच्छा तुम कहोगे कि सर ये Na2CO3.10H2O तो बना, मतलब इसके अंदर 10 H2O लगे हुए हैं, तो क्या इस सॉल्ट को जब हाथ में लेंगे तो हमारे हाथ में पानी लग जाएगा? मतलब क्या हमारे हाथ में वाटर लग जाएगा? क्या ये जो हमारा कंपाउंड है क्या ये वेट है? वेट मतलब क्या इसमें मॉइस्चर है चारों तरफ, इसको छुएंगे तो हमारा हाथ भीग तो नहीं जाएगा? तो यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? क्या सॉल्ट के क्रिस्टल सही में ड्राई होते हैं? अगर नहीं होते तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल लगे हैं तो वो कहां चले जाते हैं? तो मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूं, देखो, ये जो डॉट करके ये जो मॉलिक्यूल लगे रहते हैं, ये जो डॉट करके ये मॉलिक्यूल लगे रहते हैं, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये किसी भी जो सॉल्ट होता है उसके क्रिस्टल्स के, मतलब जो उसका लैटिस है, लैटिस मतलब
एक तरह से उसकी बॉडी जान लो, उसके अंदर होता है, इनसाइड होता है, उसमें ट्रैप होता है। समझ में आया? अगर तुम कोई सॉल्ट हाथ में लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे हाथ में पानी लग जाएगा, मतलब तुम्हारा हाथ गीला हो जाएगा, वेट हो जाएगा, बल्कि वो उसके इनसाइड रहता है। समझ में आया? इनसाइड में ट्रैप रहता है। तो फिर मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, देखो। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हमने सॉल्ट लिया CuSO4.5H2O। क्या लिया? CuSO4.5H2O। इसको एक किस में ले लिया? टेस्ट ट्यूब में ले लिया। और CuSO4.5H2O का जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर। क्या होता है? ब्लू कलर। मतलब जब हमने अभी सॉल्ट लिया हाथ में, वो ब्लू कलर का था, और उसको फिर इसी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब क्या किया, इसको हीट किया। अब देखो, तुम्हें पता है वाटर वाटर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। तो इसके CuSO4 के अंदर जो सारे वाटर, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं, वो क्या होंगे? इवेपोरेट हो जाएंगे। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं, समझ में आया, वो सारे इवेपोरेट हो जाएंगे। जब इवेपोरेट हो जाएंगे तो इसके जो सरफेस पे होंगे, वाटर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? वाटर आ जाएंगे इसके सरफेस पे, ऊपरी की तरफ। तो तुम कहोगे ये वाटर कहां से आ गया? वाटर तो कहीं था ही नहीं। लेकिन एक्चुअली वाटर था। किसके अंदर में था? CuSO4 के क्रिस्टल में ही था, बट अंदर था, हमें पता नहीं चल रहा था। जब हमने उसको हीट किया तब हमें पता चला कि ये वाटर इवेपोरेट होकर यहां आ गया, और फिर यहां ये बूंद बूंद के फॉर्म में हमें दिख रहा है। समझ में आया? अब क्या होगा, जब इसको तुम CuSO4.5H2O को CuSO4.5H2O को हीट कर दोगे। क्या कर दोगे? हीट। तो क्या हो जाएगा, यहां केवल CuSO4 बने बचेगा। क्यों CuSO4 बचेगा? क्योंकि हीट करने से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए। अब ये CuSO4 का कलर व्हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्हाइट कलर का हो जाएगा। समझ में आया? अब इसका कलर व्हाइट हो जाएगा। फिर इसी CuSO4 व्हाइट को तुम फिर इसको पानी के साथ, मॉइस्चर के साथ, H2O के साथ ट्रीट कर दोगे, तो ये फिर CuSO4.5H2O बन जाएगा, फिर एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर ये ब्लू कलर दे देगा। समझ में आया? ये पूरा प्रोसेस होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डिफिनीशन क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। मतलब एक फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वैसे ही ये हमारा क्या था, अभी को पढ़ा था, ये क्या था हमारा? Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा ही तो था। क्या था? वॉशिंग सोडा ही तो था। तो ये वॉशिंग सोडा में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुए? 10 हुए। ऐसे ही एक एग्जाम्पल होता है जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। समझ में आया? मतलब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हुआ? 2। मतलब इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल इससे अटैच हैं। और अटैच होने का मतलब ये नहीं कि तुम बाहर से इसको टच करोगे तो तुम्हारा हाथ वेट हो जाएगा, ये इसके अंदर ट्रैप्ड है। समझ में आया? इसके अंदर ये इसकी बॉडी में ट्रैप्ड है। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन। पेरिस, हम तो इंडिया में है तो हम नहीं पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो मत पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो नंबर कम हो जाएगा, इसीलिए पढ़ लो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका भी एक रीजन है क्यों इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, अभी उसके बारे में भी जानेंगे, थोड़ा रुक जाओ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीओपी। पीओपी सुने हो? जो घर में पीओपी होती है। हाँ सर सुने हैं, हमारे घर में पीओपी हुई है। उसी पीओपी की बात कर रहा हूं। पीओपी बेसिकली क्या होता है, आपके घर में जो डिजाइन वगैरह बनती हैं, उसमें जो सब्सटेंस यूज होता है वही पीओपी होता है। समझ में आया? तो अभी हम इसको मतलब ये बनाते कैसे हैं इसके बारे में देखते हैं। तो हम जब जिप्सम, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा जिप्सम का फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले, ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O।
अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन, ये टेम्परेचर है, 373 केल्विन पे हीट कर देते हैं, तो ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल है इसमें से, समझ में आया, इसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और बचते हैं 1/2 वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आया, मतलब पहले 2 वाटर मॉलिक्यूल था, अब 1/2 वाटर मॉलिक्यूल है। 373 केल्विन पे हमने हीट किया, अभी 373 से और बढ़ा दें तो सब निकल जाएंगे, ये 1/2 H2O है, ये भी निकल जाएगा। समझ में आया, लेकिन हमें बनाना है पीओपी, इसीलिए हम क्या होता है इसको 373 पे हीट करते हैं, और जब 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये बनता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, और इसी को हम क्या कहते हैं, पीओपी। और अगर यही 2H2O हो गया तो इसको हम क्या कह देंगे, जिप्सम। समझ में आया, और जिप्सम को हम क्या कहते हैं, केमिकल इसका नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्योंकि इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल है। और इसको क्या कहेंगे, पीओपी को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब 1/2, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मतलब अगर अगर हमसे कोई पूछे पीओपी बना कैसे, तुम कहोगे जो हमारा जिप्सम होता है उसको 373 केल्विन पे हीट कर दिए तो हमारा पीओपी बन गया। ठीक है, अब देखो, अब यही पीओपी का अगर फिर से इसको वाटर मिल गया, ये वाटर के साथ आ गया, तो यही पीओपी फिर मिलके जिप्सम बना लेगा। समझ में आया, जैसे अभी हमने प्रीवियस केस नहीं देखा था, CuSO4 को हमने हीट किया तो सारे वाटर मॉलिक्यूल इसने छोड़ दिए, लेकिन फिर जैसे इसको वाटर मिला तुरंत इसने इसको पकड़ लिया। समझ में आया, वैसे यहां सेम, पहले तुमने इसको हीट किया बनाया पीओपी, लेकिन इसी पीओपी को जब तुरंत वाटर मिल जाएगा तुरंत पकड़ के बना लेगा जिप्सम। समझ में आया, क्या बना लेगा, जिप्सम। और जो ये रिएक्शन है वो यूज होती है तुम्हारे किसमें, जो जब तुम्हारा पैर टूटता है, हाथ टूटता है, जो प्लास्टर लगता है, प्लास्टर, प्लास्टर वर्ड यहीं से आया। समझ में आया, कुछ लोग कहते हैं प्लास्टर, समझ में आया, वो कहने कहने की बात है। तो ये जो प्लास्टर वर्ड है वो यहीं से आया है, वो उसमें इसी रिएक्शन का यूज होता है। वो पीओपी को थोड़ा सा वाटर मिला के आपके हाथ पे लगा देंगे, अगर आपका हाथ टूटा है तो वो जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, ये हार्ड होता है, क्या होता है, हार्ड मास, हार्ड सॉलिड मास में ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, देखो हमें प्लास्टर चढ़ गया, प्लास्टर चढ़ नहीं गया, तुम्हारे ऊपर पीओपी लिया और उसको पानी में लगा के एकदम लगा दिया और वो बन गया जिप्सम, हार्ड सॉलिड मास। समझ में आया, तो ये इसका यूज जो तुम्हारे घर में होता है, लगता है डिजाइनिंग होती है, कहते हैं लोग पीओपी करा लो, वो भी यही वाला, इसी की बात करते हैं। समझ में आया, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, आप कोई यहाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सर ये 1 और ये 1/2 क्या है, अरे भैया 1 सही, 1/2 थोड़ा मैथ लगा लो, इसको हम 3/2 कह सकते हैं ना। तो यहाँ 3/2 वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ 1/2 वाटर मॉलिक्यूल, 3/2 प्लस 1/2 क्या हो गया, 4/2, मतलब 2 आ गया। तो यहाँ 2H2O इसीलिए तो आया, इसीलिए 1 और इसके बाद 1 सही 1/2 लिखे हैं, 1 1/2, इसका मतलब 2 1 2 प्लस 1 3/2 हुआ। समझ में आया, तो लेकिन हमने कभी ऐसा देखा नहीं है। पहली बात तो, अगर यहाँ डॉट हाफ कैसे है, यहाँ 1/2 कैसे है, और सब में तो मैंने देखा, यहाँ देखो 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 2H2 है, लेकिन पीओपी में 1/2H2O क्यों है, ये फ्रैक्शन में क्यों है। पहली बात तो ये फ्रैक्शन में इसलिए है क्योंकि इसका नाम ही पीओपी है। समझ में आया, पीओपी का फॉर्मूला यही होता है। और दूसरी बात, इसके पीछे एक रीजन होता है, और वो रीजन आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, लेकिन लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपका होमवर्क है। ये होमवर्क को आप खुद से पता करिए, कुछ खुद से भी करिए, तो आपकी और ज्यादा इच्छा बढ़ेगी पढ़ने के लिए। समझ में आया, लेकिन अभी के लिए ये रिएक्शन पढ़िए, उससे आपका काम चल जाएगा। फिर हमारे पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होता है, अरे भैया टॉय बनाने में,
डेकोरेशन करने के लिए, घर में हम अपना पीओपी कराते हैं, सरफेस को स्मूथ करने के लिए, इन सब के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। अब हमसे कोई पूछ रहा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या हो गया, CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों, पेरिस वर्ड क्यों आया, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा जिप्सम होता है, जो हमारा जिप्सम होता है, वो एक पेरिस में जगह है जिसका नाम है मॉन्ट मार्ट्रे, मॉन्ट मार्ट्रे, वहां जिप्सम पाया जाता है, सबसे ज्यादा दुनिया में जिप्सम वहीं पाया जाता है, इसीलिए हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, क्योंकि हमें पता है जो ये पीओपी, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है वो किससे बनता है, जिप्सम से ही तो बनता है, जिप्सम को हीट करते हैं 373 पे, तभी पीओपी बनता है ना, इसी कारण से हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगर यही इंडिया में बनता तो कहते प्लास्टर ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया में तो बनता नहीं है, मतलब एक नाम के लिए कि यहां सबसे ज्यादा पाया जाता है पेरिस में, तो इसीलिए उसका नाम रख दिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर मान लो वही चीज इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती तो हम लोग भी अपना नाम रख देते प्लास्टर ऑफ इंडिया। समझ में आया? अगर वही लखनऊ में पाई गई होती, वही दिल्ली में पाई गई होती, तो प्लास्टर ऑफ दिल्ली, प्लास्टर ऑफ लखनऊ रख दिया जाता। तो ये सब तो चलो मजाक की बात है, लेकिन अभी जान लो ये इसके पीछे थोड़ा वो है कि एक हमें हिस्ट्री की बात पता चल गई, एक नॉलेज की बात पता चल गई। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तुम इसको सेकंडों में सॉल्व करोगे, इससे मारोगे दन दन। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 1 कह रहा है कॉमन नेम बताओ CaOCl2 का, अभी पढ़े थे CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, अभी अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, अच्छा ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, आंसर नंबर 2 कह रहे हैं उस सब्सटेंस का नाम बताओ जो कि क्लोरीन के साथ होता है तो वो ब्लीचिंग पाउडर देता है, अरे उसका रिएक्शन ही लिख दे रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हैं तो CaOCl2 बनता है, अभी अभी पढ़ा था, तुम्हें दिखा देता हूं, तुम्हें याद ना हो तो देख लो, ब्लीचिंग पाउडर, ये देखो CaOH का होल ट्वाइस का रिएक्शन Cl2 के साथ हुआ तो CaOCl2 प्लस H2O बना, तो मतलब जो हमारा जो सब्सटेंस होगा वो हमारा क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। कौन सा सब्सटेंस होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसको रिएक्शन को पूरा कर देते हैं। फिर आंसर 3 कौन सा है क्वेश्चन, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज होता है, अरे वॉशिंग सोडा यूज होता है, वॉशिंग सोडा यूज होता है, लिख दो डायरेक्ट, खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, अभी को पढ़ा था आंसर 4, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो Na2CO3 बनता है, Na2CO3 बनता है, और क्या बनता है, H2O बनता है प्लस CO2 बनता है, और यहाँ दो मॉलिक्यूल होता है, इसको हीट किया हमने, और फिर याद है इसी Na2CO की 3 को हमने 10H2O के साथ रिएक्शन करा दिया तो बना Na2CO3 डॉट 10H2O, इसी को हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। याद आया, अरे भैया अभी को पढ़ा था, अभी को, इतना जल्दी मत भूलो। ये देखो Na2CO3 डॉट प्लस 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O बना, ये देखो इस यही रिएक्शन तुमसे पूछा है क्वेश्चन में, बस यही रिएक्शन तुम्हें लिखनी है, समझ में आया? और देखो ये हार्डनेस को भी खत्म करता है, ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद पूछा है कि राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, कह रहा है पीओपी और वाटर का रिएक्शन हो गया तो बता दो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, अभी को हमने पढ़ा है, देख लो, तुरंत लिखने की क्या जरूरत। ये देखो पीओपी और वाटर का रिएक्शन हो गया, क्या बन गया, जिप्सम बन गया, यही रिएक्शन तुमसे पूछा है, बस यही रिएक्शन उठा के टीप दो, हो गया तुम्हारा। समझ में आया? उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, मतलब मॉइस्चर प्रूफ मतलब उस कंटेनर में मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए वहां रखते हैं, ऐसा इसलिए लगते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है
वो वाटर के साथ रिएक्ट करके जिप्सम बना लेता है। वही इसी रिएक्शन को जो अभी पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा, ये देखो, ये जो पीओपी है वो वाटर, अगर उसको वाटर मिल गया तो वो तुरंत जिप्सम बना लेता। और हमें पता है कि जिप्सम जो होता है वो हार्ड सॉलिड मास होता है। इसके कारण जो हमारा पीओपी है वो खराब हो जाएगा और हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या होता है, पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ लो। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज द प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारा होता है वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है, और जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है इन्वायरमेंट से तो ये हार्ड सॉलिड सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं जिप्सम उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और इससे जो हमारा वो है पीओपी वो खराब हो जाता है, वो रह ही नहीं जाता, वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। अरे यार इसको तो अब नहीं बताएंगे, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का क्या क्या यूज है इसको तो नहीं बताएंगे, ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसको खुद से करो, होमवर्क। समझ में आया? तो ये बढ़िया है। ऐसे ही करके आप लोग देखो कितना जल्दी जल्दी सब खत्म हो गया, अच्छे से हम लोग सारे क्वेश्चन कर लिए, सब कुछ पढ़ लिए, और अब हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो खत्म भी हो गया है। तो इसके बाद हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बोल दीजिए करिए। और क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्या होता है, उस पीडीएफ में सारे क्वेश्चन को आपके अच्छे से आंसर लिखे हुए मिलेंगे। जैसे इसमें तो मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, बट उस पीडीएफ में तुम्हें सब कुछ अच्छे से वेल डिफाइंड तुम्हें मिलेगा। तो इसलिए उसको जरूर डाउनलोड कर लेना, पहले लेक्चर पढ़ो, फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लो, फिर तुम्हें नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।